हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर वनस्पति जगत के बारे में। इसका पहला हेडिंग सवाल के बारे में हमने आपको समझा दिया था, सवाल का वर्गीकरण आपको बता दिया था। आइए देखते हैं तीसरे चैप्टर की दूसरी हेडिंग ब्रायोफाइट के बारे में। तो ध्यान से समझें ब्रायोफाइट क्या होते हैं। ब्रायोफाइट में मांस तथा लीवरवर्ट आते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट के अंतर्गत मांस और लीवरवर्ट आते हैं। जैसे कि सवाल में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी आते थे, उसी तरीके से ब्रायोफाइट में मांस तथा लीवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह जो ब्रायोफाइट्स हैं यह नम और छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए जमीन की भी जरूरत होती है और जल की भी जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भाग में, मांस और लीवरवर्ट में। तो आइए देखें कुछ ब्रायोफाइट्स के फिगर। जैसे यह पहला आप देख रहे हैं ब्रायोफाइट, जिसमें लीवरवर्ट को दिखाया गया है। लीवरवर्ट है मार्केंसिया, ठीक है। यह आपके मार्केंसिया का फिगर है, जिसमें यह आपका मादा थैलस है और यह नर थैलस है, ठीक है। मार्केंसिया है जो लीवरवर्ट में आता है, और यह आपका मादा थैलस है और यह नर थैलस है। मादा थैलस में स्त्रीधानी धर होता है, ठीक है। मादा थैलस में स्त्रीधानी धर होता है, नर थैलस में पुंधानी धर होता है, ठीक है। नर थैलस में क्या होता है? पुंधानी धर होता है। दोनों में आप देखें, दोनों में आप देख रहे हैं मूलाभ पाए जा रहे हैं, नीचे रूट जैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, जिसे मूलाभ कहेंगे। और यह जो है जेमा कप बनता है, ठीक है, जिससे नए पौधे बनते हैं, जेमा कप। इसमें भी मूलाभ है और जेमा कप है, ठीक है। यह फिगर जो है लीवरवर्ट मार्केंसिया का है, ठीक। और भी फिगर हैं, उसको देखते हैं। मांस का फिगर देखें, यह मांस का फिगर है। मांस में यह पहला वाला जो है आपका फ्यूनेरिया है, ठीक है। यह फ्यूनेरिया का फिगर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि फ्यूनेरिया में युग्मोत्पोद्भिद और बीजाणुभिद दोनों साथ रहते हैं। फ्यूनेरिया के पौधे में युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद दो। तो स्टूडेंट्स देखें, यह आपका मांस है फ्यूनेरिया, ठीक है, जिसमें 2 भाग होंगे, एक युग्मकोद्भिद होता है और एक होता है बीजाणुद्भिद, ठीक है। तो यह फ्यूनेरिया में आप देख रहे हैं, यह ऊपर का जो हिस्सा है यह आपका बीजाणुद्भिद है, जिसमें सीटा और ठीक है सीटा आता है। और यह नीचे की जो हिस्सा है यह युग्मकोद्भिद है अवस्था है, ठीक है, जिसमें पत्तियां आ रही हैं। मुख्य अक्ष है, मूलाभ है, ठीक है। मूलाभ, मुख्य अक्ष, पत्तियां, यह सब किसकी अवस्थाएं हैं? युग्मकोद्भिद की अवस्था है, गैमीटोफाइट, ठीक। इसके बाद जो है यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह बीजाणु उद्भिद है, ठीक है, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, जिसमें सीटा आता है, ठीक है। तो यह मांस का उदाहरण है फ्यूनेरिया का, ठीक है। एक और देखते हैं जो स्फेगनम है। यह फिगर आप देख रहे हैं, यह स्फेगनम है जो युग्मकोद्भिद अवस्था है, ठीक है। यह भी मांस का उदाहरण है, स्फेगनम। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसके प्रपर्ण को दिखाया गया है, यह उसकी ब्रांचेज हैं, शाखा हैं। इसमें यह आपकी स्त्रीधानी शाखा है, ठीक है। तो यह स्फेगनम का फिगर है। यह जो है 2 भागों में ब्रायोफाइट्स डिवाइड किए गए हैं, मांस तथा लीवरवर्ट में। अब आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है, ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल स्थलचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भूमि पर, जमीन पर जीवित रह सकते हैं, लेकिन इनको लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम
सीलन तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो हैं वे नम, सीलन, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जहाँ पर पौधों की शुरुआत होती है, ठीक है, सक्सीशन स्टार्ट होता है, बंजर भूमि पर पौधा उगना शुरू होते हैं, तो वहाँ पर जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो यह अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। ठीक है, तो इनका जो पादपकाय होता है, बॉडी होता है, वह शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है। शैवाल का शरीर आपने थैलसाब देखा था, थैलॉयड देखा था, जिसमें जड़, तना, पत्ती जो है डिवाइड नहीं थी, लेकिन ब्रायोफाइट्स में शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है। यह थैलस की तरह होता है और श्यान अथवा सीधा होता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वह थैलस की तरह होते हैं और श्यान अथवा सीधे होते हैं। ठीक है, या तो जमीन पर बिखरे होंगे, लेटे होंगे, या फिर सीधा होंगे। और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्टेशम से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें एक कोशिक या बहुकोशिक मूलाभ पाया जाता है, जिससे वह किसी सतह से जुड़े रहेंगे, सबस्ट्रेटम से जुड़े रहेंगे। इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें जड़, तना, पत्ती जो है वास्तविक रूप में नहीं होती है। तो इनमें जड़, तना, पत्ती वास्तविक रूप में नहीं होती है। इनमें मूल सम, ठीक है, मतलब मूल की तरह संरचना पाई जाती है, पत्ती की तरह संरचना पाई जाती है, तना जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्ती नहीं होती है, लेकिन इसमें मूल सम, पत्ती सम अथवा तना सम संरचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स का जो मुख्य पौधा होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है, यन होता है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का जो मुख्य काय होता है वह अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, यन, और यह युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में जो लैंगिक अंग होते हैं वे बहुकोशिक, मल्टीसेलर होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। इसमें जो नर लैंगिक अंग होता है उसको पुंधानी कहा जाता है, एंथेरोजोइट्स कहा जाता है। ठीक है, पुंधानी कहा जाता है, एंथ्रीडियम। और ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जो पुंधानी है वे क्या करते हैं? द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं। जो मादा जननांग होता है उसको स्त्रीधानी, आर्चिगोनियम कहा जाता है। ठीक है, यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। ठीक है, तो जो मादा अंग है वो कैसा होता है? फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स का जो मुख्य काय होता है, मुख्य पौधा होता है, वो कैसा होता है? अगुणित होता है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ठीक है, ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। ठीक है, आइए थोड़ी इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, कौन कैसा होता है। यह आपका फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें मादा जननांग के बारे में आप देख रहे हैं। यह मादा जननांग है जो एक कैसा स्ट्रक्चर है? एक फ्लास्क के आकार का है। यह मादा जननांग है जो फ्लास्क के आकार का है, जिसमें आप अंड देख रहे हैं, एक सेल देख रहे हैं। ठीक है, और इसका यह नेक कैनाल सेल है। नेक कैनाल सेल है, यह आपका नेक है, और ऊपर जो है आपका कवर सेल है। ठीक है, तो यह मादा जनन अंग है जो आप देख रहे हैं। यह मादा शाखा का, ठीक है, अग्रभाग का उदग्र काट दिखाया गया है जिसमें आपको,
और इसमें जो है फ्लास्क के आकार का मादा जननांग है जिसे आर्चिगोनिया स्त्रीधानी कहते हैं, जिसमें अंड पाया जाता है। ठीक है, और यह आप देखें यह नर जननांग है। ठीक है, यह आप देख रहे हैं पुंधानी है जो नर जननांग है जिसमें पुमड़ु बनते हैं, एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। यह देखें यह पुमड़ु है आपका, द्विकशाभिक पुमड़ु है। ठीक है, पुमड़ु बनता है जो नर जननांग पुंधानी में बनता है, नर जननांग पुंधानी में बनता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रायोफाइट का जो मुख्य काय होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा जो है वह अगुणित होता है। ठीक है, और युग्मक उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं जो द्विकशाभिक पुमड़ उत्पन्न करता है, और मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं और यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। ठीक है, पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। पुमंग जो है उसको पानी में छोड़ दिया जाता है और यह स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं। ठीक है, जो पुमंग है वह पानी में क्या होता है, छोड़ दिया जाता है और यह पानी में बहते हुए कहाँ पहुँचते हैं, स्त्रीधानी के पास पहुँचते हैं। ठीक है, पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है और यह स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, अंडे से मिलकर फ्यूज आते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है, जिसके कारण जाइगोट बनता है। ठीक है, युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है, तुरंत उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है और इससे एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद बन जाता है। ठीक है, इससे क्या बन जाता है, एक स्पोरोफाइट बन जाता है, बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद बन जाता है। यह स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, यह जो स्पोरोफाइट बनता है वह मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। यह उसी पौधे से जुड़ा रहता है, प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, यह आपका एंथ्रीडियम है जो पुंधानी है आपका, जो नर जननांग है, और यह आर्चिगोनियम है जो स्त्रीधानी है। ठीक है, स्त्रीधानी है। यह पुंधानी है आपका, नर जननांग है, और यह मादा जनन है आर्चिगोनियम स्त्रीधानी। एंथ्रीडियम से, पुंधानी से क्या निकलता है, एंथेरोजॉइड निकलता है, पुमड़ु निकलता है जो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, द्विकशाभिक होता है। ठीक है, और यह पहुंचता है पानी के रास्ते किसके पास, आर्चिगोनियम के एक सेल के पास। ठीक है, आर्चिगोनियम के एक सेल के पास पहुंचकर इससे मिल जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे निषेचन सिंगेमी हो गया लेकिन यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, जाइगोट बन जाता है। ठीक, फिर आप देख रहे हैं कि यह जाइगोट जो है विभाजित होता है, एम्ब्रियो जो है डिवाइड होगा, वेरी यंग एम्ब्रियो, आप देख रहे हैं डिवीजन हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो बनने के बाद यह गैमीटोफाइट विथ स्पोरोफाइट के साथ तैयार हो गया। ठीक है, यह डिवीजन होके आप देख रहे हैं गैमीटोफाइट बन गया, यह स्ट्रक्चर गैमीटोफाइट और इसके ऊपर है स्पोरोफाइट। ठीक है, युग्मकोद्भिद है यह और यह है बीजाणुद्भिद। अब इसमें आप देखें यह ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको सीटा कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, फूट सीटा कैप्सूल, 3 भागों से मिलकर यह बना होता है। ठीक है, फूट सीटा कैप्सूल 3 भागों से मिलकर बना होता है यह, इसके अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, कैप्सूल के अंदर जो है डिवीजन होता है, न्यूनिकार्य डिवीजन होता है जिससे स्पोर मदर सेल बनते हैं। ठीक है, स्पोर मदर सेल बनते हैं। ठीक, रिडक्शन डिवीजन के कारण, मियोसिस के कारण स्पोर मदर सेल बनते हैं। ठीक, अब आप देखें यहाँ पर जो है इसका डिवीजन होगा स्पोर मदर सेल का, उसके बाद यह आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होगा टेट्राहेड्रल टेट्राड ऑफ स्पोर। ठीक है, टेट्राहेड्रल टेट्राड ऑफ स्पोर तैयार होंगे, यह स्ट्रक्चर।
फिर इसमें से सिंगल स्पोर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करेगा, प्रोटोनीमा जिसे कहेंगे। ठीक है, यह डिवाइड होकर यह स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे प्रोटोनीमा या पुतंतु कहते हैं। ठीक है, यह आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से आगे इंक्रीज करता है। फ्रेगमेंटेशन, आप प्राइमरी प्रोटोनीमा, फ्रेगमेंटेशन होगा, प्रोटोनीमा बनेगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पौधा तैयार होगा, लिफी गैमेटोफाइट बनेगा। लिफी गैमेटोफाइट बनेगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों तैयार होंगे लिफी गैमेटोफाइट में। ठीक है, मेल जो होगा उसमें एंथ्रीडियम बनेगा और फीमेल में क्या बनेगा, आर्चिगोनियम बनेगा। मेल में एंथ्रीडियम और फीमेल में आर्चिगोनियम तैयार होगा। यह सारे जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यह सब कैसे स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। इसमें यन रहता है। ठीक है, जो इसमें गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, इसमें यन। ठीक है, अगुणित संरचना है यह, अगुणित संरचना। लेकिन जब निषेचन हो जाता है, ठीक है, तो फिर जो है द्विगुणित संरचना स्टार्ट हो जाती है, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, 2n, द्विगुणित संरचना। तो आप देख रहे हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, यह चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह आपका गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। इसमें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइट्स बनेंगे जो आर्चिगोनियम में एक सेल से मिल जाएंगे और फर्टिलाइजन होकर 2n हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा और आपका स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2n स्पोरोफाइट तैयार हो जाएगा और यह जाइगोट जो है डिवीजन करके यंग एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर एक प्लांट बन जाएगा, गैमेटोफाइट विथ स्पोरोफाइट। ठीक है, जिसमें निचले हिस्से जो होंगे गैमेटोफाइट होंगे और ऊपर वाला हिस्सा स्पोरोफाइट होगा। ठीक है, युग्मकोद्भिद है और यह बीजाणुद्भिद है। ठीक है, तो जो बीजाणुद्भिद है, ऊपर जो कैप्सूल है उस कैप्सूल में डिवीजन होगा जिसमें स्पोर मदर सेल बनेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा जिससे फिर जो है 2n से n हो जाएगा और गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर आ जाएगा और यह गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर डिवाइड होकर प्रोटोनीमा बनाएगा। प्रोटोनीमा से लिफी गैमेटोफाइट बनेंगे जिसमें मेल और फीमेल 2 शाखाएं निकलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रक्रम चलता रहता है। यह इसे फ्यूनेरिया का जीवन चक्र कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रायोफाइट का जो मुख्य पौधा होता है वो अगुणित होता है, यन होता है। ठीक है, ये युग्मक उत्पन्न करते हैं इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं, नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक, ठीक है, पुमल उत्पन्न करते हैं। मादा जनन को स्त्रीधानी कहते हैं और यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। ठीक, पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं जिसके कारण युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है, इसमें एक बहुकोशिक बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है जैसा कि आपको फिगर में हमने बताया। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं होता है बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। नीचे गैमेटोफाइट थे, ऊपर स्पोरोफाइट थे और यह अपना पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है जैसा कि आपने सीटा में देखा, कैप्सूल में फूड सीटा कैप्सूल 3 स्ट्रक्चर से होता है उसका, तो कैप्सूल में डिवीजन होता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। पहले प्रोटोनीमा बनता है, फिर जो है लिफी गैमेटोफाइट तैयार होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं इसके आर्थिक महत्व का बारे में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है। ठीक है, ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों और अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ जो मांस हैं वे शाकाहारी स्तनधारी, पक्षियों और अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फेगनम की कुछ जातियां पीट प्रदान करती हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो स्फेगनम की जो कुछ स्पीसीज हैं, कुछ जाति हैं, वह पीट प्रदान करती हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें पानी रोकने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। ठीक है, इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक, लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टान पर उगते हैं।
लाइकेन के साथ साथ मांस जो है वह सर्वप्रथम ऐसे सजीव होते हैं जो चट्टान पर अनुक्रमण के दौरान, सक्सेशन के दौरान उगते हैं। इनकी पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, ठीक है, मांस जो है मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ठीक है, तो मांस जो है मृदा अपक्षरण को भी रोकते हैं, मिट्टी को बहने से भी रोकते हैं। क्यों? क्योंकि यह मिट्टी पर एक सघन परत बना लेते हैं। ब्रायोफाइट को लीवरवर्ट तथा मांस में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लीवरवर्ट और मांस में। तो आइए देखते हैं लीवरवर्ट के बारे में। लीवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदल स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ की छालों आदि पर उगते हैं। ठीक है, तो लीवरवर्ट कहाँ पाए जाते हैं? लीवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों पर उगते हैं, जैसे नदी के किनारे, दलदल स्थान पे, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लीवरवर्ट की पादप काय, लीवरवर्ट की जो पादप काय होता है थैलासाभ, किसमें? मार्केंसिया का उदाहरण आप ले सकते हैं, थैलासाभ होता है। लीवरवर्ट का पादप काय थैलोइड होता है, थैलसाभ होता है, जैसे मार्केंसिया। थैलस पृष्ठाधार होते हैं, थैलस पृष्ठाधर होते हैं और अधः स्तर बिल्कुल छिपके रहते हैं। ठीक है, इनका जो थैलस होता है वह पृष्ठाधर होता है और इनका जो अधः स्तर है बिल्कुल चिपके रहते हैं। इनकी पत्तीदार सदस्यों में पत्ती की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह रचना पर दो कतारों में होती हैं। तो इनके जो पत्तेदार सदस्य हैं उनमें पत्ती की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती हैं। ठीक है, तो लीवरवर्ट जो है प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदी के किनारे, दलदल स्थान, गीली मिट्टी, पेड़ की छालों आदि पर उगते हैं। लीवरवर्ट की पादप काय थैलासाभ होता है। ठीक है, जैसे मर्केंसिया में। थैलस पृष्ठाधर होते हैं, अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इनके पत्तीदार सदस्यों में पत्ती की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती है। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थाइलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। ठीक है, लीवरवर्ट में जनन कैसे होता है? तो लीवरवर्ट में जो अलैंगिक जनन है वह थैलस के विखंडन से अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। ठीक है, जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां होती हैं, जैसे हमने आपको फिगर में दिखाया था जेमा कप के बारे में। यह देखें, यह आपका जेमा कप है। ठीक है, यह छोटी छोटी कलियां हैं जिनसे नया पौधा तैयार होता है। तो लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा क्या होती हैं? जेमा हरी बहुकोशिक मल्टीसेलर अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन से अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा क्या है? जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन कैसे होता है? देखें ध्यान से, ये तो अलैंगिक जनन की बात थी। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग, ठीक है, लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर, ठीक है, या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। ठीक है, या तो उसी थैलस पर बनते हैं या फिर दूसरे थैलस पर नर तथा मादा जननांग बनते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में
तो लैंगिक जनन में थैलस या तो उसी पौधे पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में बीजाणुद्भिद में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल होता है। मर्केंसिया की अगर बात किया जाए तो स्पोरोफाइट में क्या होगा, फूट, सीटा, कैप्सूल होता है, पाद, सीटा और कैप्सूल होता है। मियासिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो जो कैप्सूल था उसमें मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, स्पोर बनते हैं। कैप्सूल में मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, यह आपका एक कैप्सूल का फिगर आप देख रहे हैं। इस कैप्सूल में यहाँ पर डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, यह कालोमिला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखें स्पोर्स हैं भरे हुए, यह स्पोर्स हैं। इसमें मियोसिस डिवीजन होगा जिससे यह स्पोर बनेंगे और बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर पाया जाता है जो 3 भागों में डिवाइड होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल में। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा और कैप्सूल होता है। ठीक है, मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर के अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनता है। यह स्पोर जो है अंकुरित होता है जिससे मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनता है। ठीक, अब आइए देखते हैं मास के बारे में। ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा वह किसके बारे में था, ब्रायोफाइट कितने भागों में डिवाइड थे, 2 भागों में, लीवरवर्ट और मास के बारे में। ठीक है, तो लीवरवर्ट आप पढ़ लिए। अब आइए मास के बारे में देखते हैं। मास जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। जीवन चक्र की जो प्रभावी अवस्था होती है मास की, वो क्या होती है, युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। युग्मकोद्भिद की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो होती है वो प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। प्राइमरी प्रोटोनिमा है जो किससे बनता है, स्पोर से बनता है। ठीक है, यह विसर्पी, हरा, शाखित और प्रायः तंतुमयी होता है। ठीक है, यह कैसा होता है, विसर्पी होता है, रेंगने वाला होता है, हरा होता है, ब्रांच, शाखी और प्रायः तंतुमयी होता है, फिलामेंटस होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है। ठीक है, इसकी जो दूसरी अवस्था है वो पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। दूसरी अवस्था कैसी होती है, पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो यह जो है आपका स्पोर है इसका। ठीक है, यह आपकी प्रथम कोशिका है और इसमें डिवीजन होता है जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे प्रोटोनिमा कहते हैं, प्राथमिक तंतु कहते हैं। ठीक है, और यह ऐसे विकसित होकर यह प्रोटोनिमा बनाता है। और जब इसकी दूसरी अवस्था आती है तो वह स्ट्रक्चर कैसी होती है, पत्ती की तरह होती है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। दूसरी अवस्था जो होती है वो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती हैं। ठीक है, जिसमें सर्पिल रूप से पत्तियां लगी होती हैं। ये बहुकोशिक तथा शाखित, यह बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ा रहता है। ठीक है, यह बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ा रहता है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। ठीक है, तो मास में आप देख रहे हैं जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था जो है वो युग्मकोद्भिद होती है और जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था जो है प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। ठीक है, यह विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्रायः तंतुमयी होता है। जबकि जो दूसरी अवस्था होती है वो पत्ती की तरह होती है। दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तनासा होता है जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। आइए जनन की बात करते हैं। मास में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। मास में जो कायिक जनन होता है वह द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है। जो द्वितीयक प्रथम तंतु है वह टूटता है, ठीक है, या फिर उससे मुकुल निकलता है जिससे नया पौधा बनता है। मास में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी
पत्तीदार परों की चोटी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो कायिक जनन जो है वह द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार परों की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद जाइगोट से, निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद विकसित होता है, जो पाद, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। फूट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। मांस में स्पोरोफाइट लीवर वर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। ठीक है, मांस में स्पोरोफाइट जो है वह लीवर वर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया था कैप्सूल का। कैप्सूल में स्पोर होते हैं, मियासिस के बाद स्पोर बनते हैं। कैप्सूल में स्पोर होते हैं जो मियासिस के बाद बनते हैं। मांस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। मांस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। ठीक है, मांस के जो सामान्य सदस्य हैं वे हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेगनम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेगनम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मियोसिस के बाद स्पोर बनेंगे और मांस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। और मांस के जो सामान्य उदाहरण है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेगनम। तो आइए फ्यूनेरिया के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो यह देखें फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका मॉस का फिगर है। ठीक है, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका मॉस का फिगर है, जिसमें आप देख रहे हैं यह जो है एक मादा सपत्र युग्मकोद्भिद की शाखा के ऊपर एक परिपक्व बीजाणुद्भिद को दिखाया गया है। ठीक है, यह इसका राइजोइड्स है, स्टेम है, लीफ है और यह इसका सीटा है। ठीक है, इसमें आप देखें एक ही शाखा से मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच दोनों निकले हैं। और इसमें ऊपरी स्ट्रक्चर जो है बीजाणुद्भिद है, जिसमें कैप्सूल को दिखाया गया है, सीटा और कैलिप्ट्रा को दिखाया गया है। ठीक है, यह फ्यूनेरिया के प्लांट का स्ट्रक्चर है। आगे देखिए ध्यान से, यह फ्यूनेरिया का जो है नर शाखा है। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इसका पूरा नाम होता है, जिसमें आप देखें यह आपका नर ब्रांच में एंथ्रीडिया बना हुआ है। एंथ्रीडिया, जिसमें एंथ्रीडियम बनते हैं, पुमड़ू बनते हैं। एक अलग स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो यह आप देखें, यह स्ट्रक्चर है एक पुंधानी का, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें स्टाल्क है, बॉडी। ठीक है, इसके अंदर जो है जैकेट के अंदर जो है पुमड़ू बनते हैं। ठीक है, तो यह नर भाग हो गया आपका। अब आइए मादा भाग देखते हैं। यह आपका मादा स्ट्रक्चर है। ठीक है, मादा शाखा जो फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका का है, जिसमें फ्लास्क के आकार का आप देख रहे हैं संरचना है, जिसके अंदर एग होता है। एक स्ट्रक्चर को अगर देखें ध्यान से तो यह आपके स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ एग सेल है, यह नेक सेल है। ठीक है, ऊपर कवर सेल लगा होता है। यह आपका स्त्रीधानी का फिगर है। ठीक है, फिर आते हैं, यह आपका यह कैप्सूल है। ठीक है, यह फूट, सीटा, यह स्ट्रक्चर क्या होता है, नीचे वाला सीटा होता है। ठीक है, और यह आपका कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर ही यह आपके बीजाणु बनते हैं। इस कैप्सूल में ही बीजाणु बनते हैं मियासिस डिवीजन के बाद। यह कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे आए, यह जो है जो स्पोर निकलते हैं उसमें डिवीजन होता है, जिससे यह प्रोटोनिमा बनता है। प्रोटोनिमा के विखंडन से जो है यह प्रोटोनिमा के बनने से एक नया पौधा तैयार होता है। ठीक है, सभी स्ट्रक्चर को अगर एक साथ देखें तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है इसमें, यह आपका कैप्सूल है। यह फिगर आप देख रहे हैं कैप्सूल है। इस कैप्सूल के ऊपरी भाग में स्पोर बनेंगे, स्पोर मदर सेल, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, जिससे टेट्राहेड्रल टेट्रार बनेंगे और सिंगल स्पोर बनेगा। इस स्पोर से डिवीजन से आपका प्रोटोनिमा बनेगा। प्रोटोनिमा से आगे चलकर यह स्ट्रक्चर तैयार होगा लीफी गैमेटोफाइट, जिसमें मेल और फीमेल होंगे। ठीक, और मेल में जो है एंथ्रीडियम बनेगा, फीमेल में आर्चिगोनियम बनेगा। ठीक है, एंथ्रीडियम में एंथेरोजोइट्स बनेंगे जो आर्चिगोनियम में इंटर करेंगे और इसमें अंड से एग से मिल जाएंगे और मिलने के बाद जो है जाइगोट बन जाएगा। ठीक, जाइगोट बनने से यह 2n हो जाएंगे, तो आ जाएगा आपका स्पोरोफाइट अवस्था, 2n अवस्था, जिसमें आप देख रहे हैं भ्रूण बनेगा। भ्रूण जो है डिवाइड होके एक गैमेटोफाइट दूसरी स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर तैयार करेगा। नीचे वाला लिफी स्ट्रक्चर होगा जो गैमेटोफाइट होगा, ऊपर वाला स्पोरोफाइट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था फ्यूनेरिया के जीवन चक्र का एक चित्रात्मक प्रदर्शन के बारे में। थैंक यू।